हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपनी यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी सब्जेक्ट जो है आपका, इसी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो इसी में हम लोग अभी तक 40 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। हम आज 41 नंबर क्वेश्चन से 60 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो सभी के लिए है, यानी कि एचआई बच्चों के लिए भी है, वीआई और आईडीडी तीनों बच्चों के लिए है। आप सभी लोग अपना इस वीडियो के माध्यम से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम आप लोगों का जल्द होने वाला है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसको भली बात आप लोग 2 से 4 बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को ना मिले। 1 नंबर आपका यहाँ पे पक्का रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 नंबर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन दृष्टिकोण आमतौर पर बधिर और अंधेपन वाले व्यक्तियों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका जो आंसर था वो था कुल संचार। नेक्स्ट जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन से। तो ये है हमारा कि कौन सा शब्द अनुकूली व्यवहार में कमी के साथ साथ मौजूद औसत से कम बौद्धिक कार्य प्रणाली का वर्णन करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्धिक दिव्यांगता। बौद्धिक दिव्यांगता इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं व्यवहार संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, वो ज़्यादातर बौद्धिक और मानसिक मंद बच्चों में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑटिज्म या कह लीजिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर मानसिक बीमारी, ये जो है आपका यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट में नहीं है इसके आंसर में। तो यहाँ पे बौद्धिक दिव्यांग होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से अगर यहाँ पे मानसिक बीमारी केवल होता, बौद्धिक दिव्यांग ना दिया होता, तो मानसिक बीमारी सही होता, लेकिन बौद्धिक दिव्यांग यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में। तो ये आपका सही होगा कि बौद्धिक दिव्यांगता जो होती है वो बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के जो अनुकूली व्यवहार होते हैं उसमें कमी देखने को मिलता है। वो समाज के साथ में या अपने साथियों के साथ में किसी भी प्रकार से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, उनका व्यवहार थोड़ा सा आक्रामक वगैरह होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि बौद्धिक दिव्यांगता। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है कि इसमें ये कहा गया है कि निम्न में से कौन बौद्धिक दिव्यांगता का कारण नहीं है। तो इसमें बौद्धिक दिव्यांगता का कारण नहीं है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, बुद्धि में सामान्य भिन्नता। क्योंकि आप जानते ही हैं कि सबकी बुद्धि जो है वो थोड़ा सा अलग अलग है, और ये एक तरीके से इसका कारण नहीं माना जाता है कि उनकी बुद्धि अलग है, उनकी बुद्धि अलग है, तो वो बौद्धिक दिव्यांगता का कारण माना जाएगा। तो ये इसका कारण नहीं होता है। बाकी आनुवांशिक कारण, पर्यावरणीय कारण, मस्तिष्क की चोट, ये सब आपके बौद्धिक दिव्यांगता के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्धिक दिव्यांगता के लिए एक प्रमुख निवारक उपाय क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है कि बौद्धिक दिव्यांगता के लिए एक प्रमुख निवारक उपाय क्या हो सकता है। तो निवारक उपाय में आप बताएंगे कि सबसे पहले आप हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू करेंगे बच्चे के लिए, उसको सहायता देंगे। यानी कि कोई भी दिव्यांगता को आप वैसे भी हटाने के लिए या वहाँ पे रोकने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बौद्धिक दिव्यांगता वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए अक्सर किसी प्रकार के शैक्षिक परिवेश की सिफारिश की जाती है। तो किस प्रकार की शैक्षिक परिवेश की सिफारिश की जाती है। तो इनके लिए जो सिफारिश की जाती है वो बौद्धिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए विशेष विद्यालय की, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से एक विशेष विद्यालय बनाया जाता है, स्पेशल स्कूल। तो उसमें इन बच्चों को रख करके शिक्षा ग्रहण कराया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 45 कि कौन सा शब्द विकार के एक समूह को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के सीखने, व्याख्या करने और जानकारी को संसाधित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि सीखने में कमी को कौन दर्शाता है, कौन सी दिव्यांगता, या व्याख्या करने में, पढ़ने लिखने में। तो इसमें आप जानते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ये आपके शामिल है। इसका नाम अब विशिष्ट अधिगम अक्षमता हो गया है, तो SLD के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 46 कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से सीखने के किस क्षेत्र को प्रभावित करता है, यानी कि अधिगम अक्षमता के किस प्रकार से ये रिलेटेड है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में आप जानते हैं कि पढ़ने से संबंधित यहाँ पे विकार पाया जाता है। बच्चों में पढ़ने से संबंधित अक्षमता को देखा जाता है। बच्चे अच्छे से एक लय में पढ़ नहीं पाते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 47 कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता का एक सामान्य शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है। तो सामान्य शैक्षिक निहितार्थ का मतलब ये होता है कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करें, सिखाने का प्रयास करें, तो उसमें उसी से संबंधित कुछ योजना बना करके या रणनीतियाँ बना करके आप रखें, तब आप स्टार्ट करें। तो इसमें आंसर हो जाएगा अनुरूप शिक्षण रणनीतियाँ। अगला क्वेश्चन आपका 48 कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए आमतौर पर किस हस्तक्षेप का उपयोग किया जाता है। तो आमतौर पर आप जानते ही हैं सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है, या कह लीजिए सहायक तकनीक जो कि बच्चे को सिखाने में सक्षम हो। तो ऐसे ही चीज़ों का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता किन क्षेत्रों में कठिनाइयाँ हैं। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता किन क्षेत्रों में कठिनाइयाँ हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक संपर्क करने में और संचार करने में। क्योंकि ADHD बच्चे जो होते हैं वो ध्यान नहीं अच्छे से केंद्रित कर पाते हैं। ऑटिज्म डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं वो ध्यान केंद्रित करने में उनको समस्या होती है, तो वो समाज से संपर्क नहीं कर पाते हैं और संचार प्रणाली उनकी वहाँ पे प्रभावित देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार का संभावित कारण क्या है, मतलब कौन से कारण हो सकते हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कारण बनते हैं। तो इसमें आप लोगों को पता ही है लगभग सभी डिसेबिलिटी में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों शामिल होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपका है 51 कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले बच्चों के लिए कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण अक्सर लाभप्रद होता है। तो आप ऐसे में कौन सा शैक्षिक कार्यक्रम चला सकते हैं, अत्यधिक जो संचरित हो और व्यक्तिगत कार्यक्रम अगर आप चला रहे हैं तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों को भी आप थोड़ा बहुत शिक्षा दे सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 52 कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक सामान्य प्रबंधन वाली जो रणनीति है ये कौन सी है। तो इसमें आप उनके व्यवहार को अनदेखा मत करिए, जो भी वो व्यवहार कर रहे हैं उसको एनालिसिस करिए और उसी के आधार पर आप योजना बना करके उन बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 53 जो क्वेश्चन नंबर है कि मानसिक बीमारी उन विकारों को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति के किसी पहलू को प्रभावित करती है, यानी कि मानसिक बीमारी उन विकारों को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति के किस पहलू को प्रभावित कर सकती है। तो वो किस पहलू को प्रभावित करेगी जो मानसिक बीमारी होती है, सबसे पहले तो वो भावनात्मक और जो मनोवैज्ञानिक कल्याण होता है उसको प्रभावित करता है। ये आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट 54 है आपका जो क्वेश्चन कि कौन सा शब्द किसी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक जो दिव्यांगताएं होती हैं उसके अस्तित्व का वर्णन करता है। सह अस्तित्व का वर्णन कौन सा करता है, तो वो बहुदिव्यांगता होती है। क्योंकि आप जानते हैं बहुदिव्यांगता में आपकी कोई एक दिव्यांगता या 2 दिव्यांगता नहीं होती है, यहाँ पे आपके कई दिव्यांगताएं एक साथ
आती हैं, एक बच्चे में देखने को मिलता है। अगला है आपका 55 कि बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक निहितार्थ किस प्रकार भिन्न हो सकते हैं। तो ये किस प्रकार भिन्न हो सकता है, उन्हें अत्यधिक व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें आप व्यक्तिगत सहायता दे रहे हैं तो आप बहुदिव्यांग बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत सिखा सकते हैं, क्योंकि उनको शैक्षिक निहितार्थ देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, और उनको जब आप पर्सनली कोई सहायता देंगे तभी उन बच्चों को आप लाभ पहुंचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 56 कि मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए अनुशंसित प्रबंधन दृष्टिकोण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दवा और चिकित्सा, क्योंकि मानसिक रूप से जो पीड़ित व्यक्ति या बालक होते हैं उनको हमेशा दवा और चिकित्सक की ज़रूरत होती है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेंगी। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है आपका कि दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ मुख्य रूप से शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करती हैं। तो शरीर के ये किस तंत्र को प्रभावित करती हैं, जो तंत्रिका तंत्र है इसको ये प्रभावित करती हैं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र क्या है कि ये शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो एक तरीके से मस्तिष्क क्षति भी पाया जाता है इसके साथ साथ, तो वो पूरे बॉडी को सामंजस्य नहीं कर पाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 58 कौन सी दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थिति नहीं है। कि दीर्घकालिक का मतलब होता है लंबे समय तक तंत्रिका संबंधी विकार जो है वो नहीं है, वो है आपका डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है 59 कि क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक निहितार्थ अक्सर शामिल होते हैं। तो कौन से शैक्षिक निहितार्थ इसमें शामिल होते हैं। सबसे पहले तो शामिल ये होता है कि आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, उनको समायोजित करिए और उनके अनुकूल जो चीज़ें हों उसी को आप प्रोवाइड करिए। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सा आपका सही हो जाएगा। उनकी ज़रूरतों को समायोजित करके उनके अनुकूल में आप चीज़ों को प्रोवाइड करिए। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट यहाँ पे कि रक्त विकारों के लिए एक सामान्य रोकथाम उपाय क्या है। तो रक्त विकार के लिए सामान्य उपाय जो होता है वो आनुवांशिक परामर्श होता है। अगर आप परामर्श लेकर के कोई कार्य कर रहे हैं तो आप रोक सकते हैं। तो ये हमारे 60 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने अन्य क्लासों में भी कवर किया है, और इस क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन 41 से लेकर के 60 तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को कवर किया है। तो आप लोग और जो पिछला क्वेश्चन है वो आप इसी में आप चैनल विजिट करिए और वहाँ से आप लोग वीडियो देख लीजिए। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी करने में लग जाइए ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम आने वाला है वो अच्छे से निकले। यदि कहीं आप लोगों को वीडियो में समस्या हुई हो, कहीं ना समझ में आया हो, तो आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिएगा और हमें भी बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको भी पूछिएगा, साथ में ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।